हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव है। आज हम क्लास सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। मेनली केमिस्ट्री में हमारे 10 चैप्टर हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पार्ट 1 केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पार्ट 1 में 5 चैप्टर्स हैं और उसी तरह पार्ट 2 में भी 5 चैप्टर्स हैं। तो टोटल चैप्टर्स हमारे पास 10 हैं। हम आज अपने पहले चैप्टर सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेशन है 2025-26 और आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पे बात हम करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस आप सबने पहले भी पढ़ा होगा कि प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो मेनली हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ प्योर है तो उसका मतलब क्या है कि वो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलके बनी होगी, तभी तो हम उसको प्योर कहेंगे। अगर वो एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बनी होगी तो उसको हम प्योर क्यों कहेंगे। मान लो कि उसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसी तरह कई सारे मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो तो एक तरह का कॉम्बिनेशन हो गया ना, जिसको हम मिक्सचर या कुछ कंपाउंड कुछ कह सकते हैं हम। सही है। तो सवाल ये आता है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें केवल एक टाइप के, एक काइंड के ही पार्टिकल्स होते हैं, और साथ साथ में जब वो एक तरह के पार्टिकल्स होंगे तो क्या दिखाएंगे, कुछ फिक्स्ड और फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, कांस्टेंट उनकी कंपोजिशन होगी, मतलब बनावट एक जैसी होगी। तो उनको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल लो, एक सोने का बार, गोल्ड बार। अगर मैं 24 कैरेट गोल्ड बार की बात करता हूँ, तो अगर मैं इस गोल्ड बार की कंपोजिशन देखूं, पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, क्या गोल्ड बार हर एंगल से, हर ओर से एक ही जैसा दिख रहा है? हाँ, एक ही जैसा दिख रहा है। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम आएंगी? हाँ, एक ही जैसी सेम प्रॉपर्टीज आएंगी। और क्या इसका कंपोजिशन भी फिक्स है, मतलब क्या यहाँ भी Au का पार्टिकल है, यहाँ भी Au पार्टिकल है, यहाँ भी Au पार्टिकल है? हाँ। तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड बार क्या है, एक हमारा प्योर सब्सटेंस है। सही है। तो अब प्योर सब्सटेंस ना अपनी कुछ, जब ये एक तरह के पार्टिकल होते हैं तो अपनी कुछ एक डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएंगे। तो ये अब इनके पास कुछ डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सब्सटेंसेस दैट मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल and have fixed and constant composition are known as pure substances, and also they have distinct chemical properties. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस के मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब क्या है, दुनिया हमारे पास जितने भी नोन एलिमेंट हैं आज तक, वो सारे के सारे क्या है, प्योर है। कैसे प्योर है? अगर मैं केवल हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन गैस में लेता हूं, तो हाइड्रोजन गैस में क्या एक ही तरह के ही तो एटम्स होंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस अपने आप में प्योर है। इसी तरह गोल्ड बार भी अपने आप में प्योर है, क्योंकि उसके अंदर केवल Au पार्टिकल होंगे। और ऑक्सीजन गैस या कोई सी भी, पोटेशियम, सोडियम, कोई सा भी आप एलिमेंट उठा के देख लो, वो अपने आप में क्या होता है, प्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई मिक्सिंग अभी हमने नहीं करी है। तो एलिमेंट्स भी हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब दूसरा क्या होता है, कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड भी हमारे प्योर सब्सटेंस है। तो जैसे कंपाउंड हमारा वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। अगर मैं एक गिलास पानी लूँ और उस गिलास के अंदर केवल पानी के ही मॉलिक्यूल है, केवल H2O 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 H2O, तो क्या ऊपर से नीचे तक इसकी कंपोजिशन सेम आ रही है? हाँ जी, सेम है। क्यों? क्योंकि हर जगह H2O मॉलिक्यूल ही है। क्या पानी ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर से एक ही जैसा दिख रहा है? हाँ। क्या पानी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही आएंगी? हाँ, क्योंकि एक टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो प्रॉपर्टीज़ भी सेम आनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो। तो कंपाउंड होते क्या है? कंपाउंड ना मेनली हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो हमारे केमिकली कंबाइन करते हैं किसी फिक्स रेशियो में, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। केमिकली कंबाइन का मतलब क्या है? मान लो
ए और बी आपस में केमिकली कंबाइन करे, तो उन्होंने मान लो ए बी कोई कंपाउंड बना दिया, तो ये जो ए बी होगा इनके बीच में कुछ इंटर एटॉमिक फोर्सेस होंगे जो इन दोनों के एटम्स को बांध के रखेंगे, ठीक है, जिनको आप नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड से हम भले ही इनको अलग अलग कर सकते हैं, पर केमिकल फिजिकल मेथड से नहीं, जैसे कि हीट करके, है ना, फ्रिक्शन से, है ना, इसी तरह के, या और भी किसी फिजिकल मेथड से। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मेरे केमिकली कंबाइन करें इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है? मान लो आपने H2O लिया, पानी लिया, H2O का मॉलिक्यूल है। अब आप पानी, चाहे रेन वाटर का पानी उठा के देखो, क्या उसका फॉर्मूला भी H2O ही मिलेगा? उसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होगा। क्या यही पानी मैं सी का या ओशन का लेके आऊँ, क्या उसमें भी H2O का जो मिलेगा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है? क्या यही पानी मैं आपके घर का इस्तेमाल करूँ, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा, तो उसके अंदर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। या आप किसी भी अदर सोर्स से H2O को कलेक्ट कर लो और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो, तो दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो क्या ये रेशियो हर बार फिक्स आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो में, तो वो क्या बनाते हैं? हमारे कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आया आपको? तो जैसे एग्जांपल मैं कहूँ कि NaCl हो गया, एक सोडियम का पार्टिकल, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम आपस में जब भी कंबाइन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। सही है? तो दो या इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो नोन एज कंपाउंड। एग्जांपल ये रहे आपके सामने। तो जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं ये भी अपने आप में प्योर होते हैं। क्यों प्योर होते हैं? मान लो आपने पानी ही लिया, एग्जांपल लिया, एक ग्लास में आपने पानी लिया है, तो पानी के ग्लास में तो क्या केवल पानी की तो मॉलिक्यूल होंगे? हाँ, पानी के मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या ये H2O का मॉलिक्यूल सारे आपस में सेम सेम होंगे? हाँ, सेम सेम होंगे। तो क्या इस ग्लास के अंदर ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कहीं से भी आप देखो, क्या कंपोजिशन एक जैसी ही दिखेगी? हाँ, एक जैसी दिखेगी। जब एक जैसी दिखेगी और ये एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके बने हैं और इनकी कुछ अपनी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, और इसी के लिए हम इसको कहेंगे कि पानी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस भी है। जैसे कि और हम हमारे सारे कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होते हैं अगर हम उनको अकेले बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड या H2SO4 अपने आप में क्या है? प्योर है। अब कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्योर सब्सटेंस के, देखो कौन कौन सी होती हैं। जब उनकी कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आने चाहिए? फिक्स आने चाहिए। यूनिफॉर्म अपीयरेंस होनी चाहिए। अभी मैंने बात करी थी, एक गिलास पानी के, एक गिलास हमने लिया, उसके अंदर एक गिलास पानी भरा है, तो पानी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कहीं से भी देख लो, पानी तो एक ही जैसा दिखता है। तो इसका मतलब क्या है? वो यूनिफॉर्म अपीयरेंस है उसकी। अच्छा, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल मेथड। मान लो H2O है, क्या आप फिजिकली मेथड से H2O को हाथ से पकड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग अलग कर सकते हो? सर कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? देखो, फिजिकल मेथड यही होता है, बाय एक्शन ऑफ फोर्स आप चीज़ों को अलग अलग करने की कोशिश करो, तो कि फिजिकल मेथड से इसको करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल मेथड्स। सही है? अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? देखो, जैसे कि हमारा कंपाउंड था उसी तरह हमारा मिक्सचर होता है, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ। क्या वाटर और शुगर का मिक्सचर, जो इनका सूट, वाटर और शुगर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको मैं मिक्सचर कहूँगा? आप कहोगे हाँ सर कह दोगे। तो क्या छोटे, अच्छा, रेत जो होती है हमारी, रेन या डस्ट ले लो, डस्ट और पेबल्स का, पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर का जो कॉम्बिनेशन होगा, क्या उसको भी मिक्सचर कहूँगा? कह दोगे हाँ आप कहोगे। ठीक है। तो एक आपने कॉमन देखा होगा, वो कॉमन बात क्या है कि एक में तो रेशियो फिक्स है
और एक में रेशियो फिक्स नहीं है। तो मिक्सचर क्या होते हैं, जब मेरे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में फिजिकली कंबाइन करते हैं और किसी भी रैंडम रेशियो में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है टी। अगर आपने अपने घर पे टी पी होगी या अपने दोस्तों के घर पे टी पी होगी, तो चाय का स्वाद ना हमेशा अलग अलग आता है। जैसे कि आपके घर पे चाय का स्वाद अलग होगा, आपके दोस्त के यहाँ अलग होगा, या किसी अननोन आदमी के यहाँ अलग आएगा, या आपकी चाय की टपरी पर चाय का स्वाद अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम माने चाय में कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे दूध हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, टी हो टी लीव्स हो गई, और शुगर हो गया। अगर ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इन चारों का रेशो भी तो अलग अलग जगह अलग अलग ही इस्तेमाल होता है। तो जब अलग अलग इस्तेमाल होगा तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो वहाँ पे टेस्ट भी अलग अलग आएगा। तो हम कह सकते हैं, जब टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आपस में फिजिकली कंबाइन करें, केमिकली कंबाइन ना करें, कैसे कंबाइन करें, फिजिकली। फिजिकली कंबाइन करने का मतलब है, जब वो कंबाइन करें तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में फिजिकली कंबाइन करें किसी भी रैंडम रेशियो में, तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अब मिक्सचर हमारा, जैसे कि है मेरा शुगर वाटर का सॉल्यूशन, चीनी पानी का घोल, शुगर वाटर सॉल्यूशन, या शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी में नमक घोल दो, जो सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, आप अब मैं इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। देखो, होमोजीनियस के नाम में ही है होमो और जीनियस, दो वर्ड से मिलकर बना है। होमो का मतलब अगर मेरी सारी कंपोजिशन सेम सेम हो, थ्रू आउट द सिस्टम एक जैसी हो, तो मैं उसको होमो बोल दूंगा। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, अगर मेरी सिस्टम की कंपोजिशन अलग अलग हो। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, बुक वाली बात। समझे कैसे? मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी डाला, तो घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या वो ऊपर से नीचे दाएं से बाएं एक ही जैसा दिखेगा? आप कहोगे हाँ भैया, चीनी का पानी तो एक ही जैसा दिखता है। मैंने कहा सही है। तो अगर वो एक जैसा यूनिफॉर्म अपीयरेंस दे रहा है, उसकी कंपोजिशन सेम आ रही है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर मैं मान लो रेत और पत्थर ले लिया, मैंने रेत ले लिया और पत्थर ले लिया, सही है, जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा, तो क्या आपको पूरे जगह पे रेत और पत्थर की कंपोजिशन सेम सेम मिलेगी? नहीं। आप कहोगे कि भैया हो सकता है कहीं पर पत्थर ज़्यादा हो, कहीं पर रेत ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, इनका रेशियो जहाँ फिक्स नहीं है और जहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म भी फिक्स नहीं देखने को मिलेगी, क्या कहते हैं, अपीयरेंस भी फिक्स देखने को नहीं मिलेगी, उसको हम क्या कह देंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब सोचो आप, होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैं कह सकता हूँ सॉल्ट और वाटर भी होमोजीनियस हो गया, है ना। हनी और वाटर भी होमोजीनियस हो गया। स्मोक, बाइक का धुआं या जनरेटर से निकलने वाला धुआं भी होमोजीनियस मिक्सचर है। सही है। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे कि आप आपने देखा होगा कई सारा, जैसे कि रेत पत्थर हो गया, है ना। या कोई भी दो चीज़ें जो आपस में मिक्स ना हो, ऐसी कोई भी दो चीज़ें मिला दो, जैसे पानी और तेल हो गया, है ना। पानी तेल हो गया, पानी, और जिस इंग्लिश में मैं कहूँगा वाटर ऑयल हो गया, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलो, अब हमारी इस चैप्टर की मेन हेडिंग आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो आप कहोगे कि भैया सॉल्यूशन क्या है, दो चीज़ों का मिक्सचर सॉल्यूशन है? नहीं। देखो, हमेशा दो चीज़ों के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। मतलब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रही है, मतलब क्राइटेरिया क्या है, उनका जो कंपोजिशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो एक जैसी दिखनी चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर। मतलब आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी देखो, वो कैसी दिखनी चाहिए, यूनिफॉर्म दिखनी चाहिए, एक जैसी दिखनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर लिक्विड लिक्विड नीचे सॉलिड सॉलिड इधर गैस गैस, नहीं। तो मतलब अगर मैं एक गिलास पानी के अंदर
एक चम्मच चीनी या एक चम्मच नमक डालूंगा तो घोलने के बाद मैं देखूंगा कि जो सॉल्यूशन दिखेगा, जो मिक्सचर दिखेगा, ऊपर भी लिक्विड स्टेट में, बीच में भी लिक्विड स्टेट में और सबसे नीचे भी लिक्विड स्टेट में, उसको आप कहीं से भी आप देख लो वो लिक्विड स्टेट के अंदर ही दिखेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर शुगर हो गया, आपका परफ्यूम हो गया। परफ्यूम भी सॉल्यूशन है। परफ्यूम सॉल्यूशन कैसे है? देखो, हम नॉर्मली परफ्यूम जो बनाते हैं अल्कोहल के साथ कुछ एरोमेटिक कंपाउंड मिलाते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड किस लिए होते हैं? उसकी फ्रेगनेंस बढ़ाने के लिए होते हैं। और अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल बेस होता है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड घोल के और वो जब बाहर निकलता है तो हमें फ्रेगनेंस फील होती है। ठीक है। तो मेनली हमारे सिलेबस में ना, देखो, हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट होते हैं, केवल दो कंपोनेंट होंगे, उसी को हम क्या कह देंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कह देंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने वाटर और शुगर का सॉल्यूशन लिया था, तो एक चीज है शुगर जिसको घोल रहे हैं, और एक है वाटर जिसके अंदर घोल रहे हैं। तो जिसको घोला जाता है ना, या जो अमाउंट में कम होता है वो हमेशा सॉल्यूट कहलाता है, और जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, ठीक है, या जिसके अंदर किसी चीज़ को डिसॉल्व करा जाता है, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखो, यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। सही है। तो एक डेफिनेशन देख लो इनकी छोटी सी। द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी नोन एज सॉल्यूट। मतलब वो कोई सा भी कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी के अंदर या बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा, उसी को आप क्या कह दोगे? सॉल्यूट कह दोगे। जैसे कि आप नमक और पानी का सॉल्यूशन को कंसीडर करो, तो हमेशा जो नमक या सॉल्ट का अमाउंट होगा वो कम ही तो होगा वाटर से। तो वाट सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है। या आप मिल्क और वाटर मिला रहे हो, मिल्क प्लस वाटर, तो अगर आपका मिल्क ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और वाटर कम है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, वाटर प्लस मिल्क। अगर आपका वाटर ज़्यादा है तो वो आपका क्या है? वाटर ज़्यादा है तो आपका सॉल्वेंट है, और मिल्क कम है तो वो सॉल्यूट है। अब वही बात है कि आप दूध पानी मिला रहे हो या पानी दूध मिला रहे हो। सही है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, मान लो जैसे कि मैंने बात करी कि अभी परफ्यूम की बात करी थी। परफ्यूम, परफ्यूम में मैंने कहा था कि अल्कोहल होता है। नॉर्मली अल्कोहल बेस में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड मिलाए जाते हैं। तो अल्कोहल क्या हो जाएगा? अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और एरोमेटिक जो सब्सटेंस होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे? सॉल्यूट की तरह काम करेंगे। या मैंने स्मोक की बात करी थी अभी, धुआं। तो देखो, अगर आप, बाइक होती है, कोई सी बाइक है या व्हीकल है, आप उसका साइलेंसर के पीछे एक कागज़ रख के देखो, एक कागज़ का टुकड़ा उसके पीछे रख के देखो। तो अगर आप उस साइलेंसर के पीछे एक कागज़ की शीट ले जाते हो, तो आप देखोगे उस कागज़ की शीट पे कुछ ब्लैक ब्लैक सूट, कार्बन शूट पार्टिकल्स जमे जमे हुए दिखेंगे, डिपॉजिट दिखेंगे। तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर, स्मोक के अंदर क्या है आपका? इसके अंदर, स्मोक के अंदर आपका कार्बन के पार्टिकल्स हैं, या कार्बन का सूट किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर घुला हुआ है। तो देखो, कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन लेस क्वांटिटी में है तो कार्बन सॉल्यूट हो गया, और CO2 क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है। तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इनकी ना अलग अलग फेज के बेसिस पर सॉल्यूशन की भी अलग अलग फेजेस होती हैं, अलग अलग टाइप होती हैं। जैसे एग्जांपल एक मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, शुगर प्लस वाटर मिलके शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं। शुगर क्योंकि लेस अमाउंट में है या लेस क्वांटिटी में, इसको हम सॉल्यूट बोल देंगे, और वाटर मोर अमाउंट में है, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, इसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। और इन दोनों का मिक्सचर क्या है? सॉल्यूशन है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया था, वो सॉल्यूशन जिसके केवल दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। इन दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बना देंगे, या केवल इसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके केवल दो कंपोनेंट ही होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बात करी थी टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। देखो,
टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अग देखो, जैसे कि मैंने शुगर वाटर की बात करी थी, शुगर प्लस वाटर आपस में मिलके क्या बनाया था? शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाया था। तो देखो, शुगर की फेज क्या है? सॉलिड। और वाटर की फेज क्या है? लिक्विड। तो शुगर वाटर की फेज क्या आ रही है? लिक्विड। इसका मतलब है सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है सॉल्यूशन पे, हाँ पड़ता है। तो यानी कि जो सॉल्वेंट की, यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, उसकी जो फेज आएगी, मेनली वही फेज हमारे सॉल्यूशन की आएगी। इतनी बात समझ में आई? देखो दूसरा एग्जांपल हमारा मान लो, जैसे कि स्मोक वाला था। स्मोक वाला था, स्मोक में क्या था? कार्बन था, कार्बन के पार्टिकल थे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ये किस में था? गैस में था। और कार्बन किस में था? सॉलिड में था। तो स्मोक, अच्छा ये गैस में आ रहा है, तो स्मोक भी किस में आएगी हमारी? गैस ही होती है। ठीक है। तो आप कह सकते हो जो मेरा सॉल्वेंट की फेज होती है वही मेरा सॉल्यूशन की फेज भी आती है। ठीक है। इस बेसिस पर मैं इसके नौ टाइप पढ़ सकता हूँ, जैसे कि तीन मेरे गैसेस टाइप के होंगे, तीन मेरे लिक्विड के और तीन मेरे सॉलिड के। देखो जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मेरा सॉल्वेंट गैसेस सॉल्यूशन के अंदर, अगर सॉल्वेंट मेरा हो, मैं गैस ले लूँ, ले लिया जी गैस मैंने। और एक बार मैंने सॉल्यूट को गैस ले लिया, एक बार लिक्विड ले लिया, एक बार गैस सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया। चलो तो अब एग्जांपल पढ़ने शुरू करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि दो गैसेस, गैस और गैस, गैस इन गैस आपस में क्या बनाएंगे, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोई सी भी दो गैस घोल दो, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन घोल दो, या ऑक्सीजन के साथ हीलियम घोल दो। कोई सी भी दो, या दो से कोई भी दो गैस घोल दो, वो क्या हो गई आपस में? गैसेस सॉल्यूशन का टाइप हो गई, गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो गई। अब लिक्विड के अंदर गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? सोचो आप, लिक्विड के अंदर गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो गैसेस फेज में है, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? वही क्लोरोफॉर्म जिसे पुरानी पिक्चर में हीरो सुंघा के और बेहोश कर देते थे। अच्छा, ज़्यादा अमाउंट में सुंघा देता तो जान भी चली जाती थी। सही है। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता था, याद आ गया होगा पिक्चर देख के तुम्हें। और नाइट्रोजन किस में होती थी? गैस फॉर्म में होती है। जैसे नाइट्रोजन के आजकल वो नहीं आ रहे लड्डू, शादियों में जो खिलाते हैं, बॉल्स करके, नाइट्रोजन बॉल्स करके, जिसमें से मुंह में आप स्मोक निकालते हो बाद में। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर क्या होगा? ये एग्जाम्पल हो गया गैसेस सॉल्यूशन में, लिक्विड इन गैस का। इसी तरह सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, अगर मैं गैस की जगह फिर से नाइट्रोजन ले लूँ और कैम्फर ले लूँ, कैम्फर मतलब कपूर। सही है। कपूर और नाइट्रोजन गैस का सॉल्यूशन क्या होगा? गैसेस सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कैम्फर किस फेज में है? सॉलिड फेज में है। और नाइट्रोजन गैस किस में है? गैस में है। तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे सीबीएसई में एमसीक्यू आते हैं, उसमें डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, कैम्फर इन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये किसके एग्जाम्पल, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन की। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने लिए। तो आप थोड़े इसके एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाई है ये वाली टेबल। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं अपने इस पूरे कोर्स के दौरान मैं केवल एनसीईआरटी को ही बेस मान के उसी को फॉलो करूँगा, ना ही उससे कुछ कम और ना ही उससे कुछ ज़्यादा। सिर्फ एनसीईआरटी। और सीबीएसई के जो पिछले साल के पीवाईक्यू हैं उनको भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पेपर का हम पूरी तैयारी करेंगे, पी वाई क्यू प्लस एन सी आर टी, जो कि मैं आपको नोट्स दूंगा, एन सी आर टी बेस्ड नोट्स। अच्छा, एन केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें ना आप 95 और 90 इतने नंबर ना इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आप हल्के से भी, हल्का सा भी आप डिटर्मिन, अगर आप में डिटर्मिनेशन है। ठीक है। तो हम आगे शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पर पहुँचे थे?
हम पहुंचे थे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट की फेस कौन सी होगी? लिक्विड होगी, तो लिक्विड 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 सॉल्वेंट ले लिया। और सॉल्यूट क्या ले लिया? एक बार सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया। अगर मैं मान लो गैस के अंदर लिक्विड घोल रहा हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व कर रखी है वाटर के अंदर। वाटर क्या है? लिक्विड। ऑक्सीजन क्या है? गैस। एक और एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है शुगर सॉल्यूशन, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिज के लिए हम डिसॉल्व करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस में है, और शुगर सॉल्यूशन किस में है? हमारा जो सिरप है वो क्या है? सॉल लिक्विड फेस में है। तो एग्जांपल किसका हो गया? गैस इन लिक्विड का, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन का। अब अगला एग्जांपल आप सोचो, लिक्विड इन लिक्विड का। बहुत आसान है, दूध और पानी मिला दो मिल्क और वाटर मिला दो, सही है। या एथेनॉल में पानी मिला दो, या HCl लिक्विड आता है उसमें पानी मिला दो। किसी भी चीज़ में, किसी भी लिक्विड में पानी मिला दो, वो एग्जांपल होगा क्या? लिक्विड इन लिक्विड का। अच्छा, सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड का, सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल है जैसे कि अभी मैंने बताया था, वॉट शुगर, शुगर प्लस वाटर। वाटर किस में है हमारा? वाटर है हमारा लिक्विड स्टेट में, और शुगर किस में है? सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया शुगर वाटर सॉल्यूशन, या ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, या सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक। अच्छा अच्छा, हनी और वाटर, ये सॉल्यूशन किसका होगा? लिक्विड का ही होगा। हनी भी लिक्विड स्टेट में, और अच्छा हाँ, हनी असली वाला होना चाहिए, जो लिक्विड स्टेट में, वो नहीं जो जमा हुआ हो, सही है। तो हनी प्लस वाटर किसका एग्जांपल है? लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, लिक्विड प्लस लिक्विड का। हनी भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। अच्छा, अब आता है आखिरी टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्या फेज होगी? हाँ, आपने सही सोचा, सॉलिड ही होगी। सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और सॉल्यूट की क्या है फेज होगी? एक बार सॉलिड ले लो, एक बार लिक्विड ले लो, एक बार गैस ले लो। अगर मैं कहूँ कि गैस सॉलिड में डिसॉल्व हो रही है, जैसे कि, अच्छा ये एग्जांपल आपने कॉमनली नहीं देखा होगा, ये बुक्स में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि पैलेडियम जो हमारा मेटल होता है, पीडी मेटल होता है, पीडी मेटल होता है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का सॉल्यूशन, ये पीडी जो पैलेडियम है इसका नेट इस्तेमाल करते हैं, और इसके ऊपर ना हाइड्रोजन गैस फ्लो होती है। तो ये ना एक सॉल्यूशन ना, एक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ये होता है सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड का, जहाँ पर हाइड्रोजन हमारा है गैस स्टेट में, और पैलेडियम मेटल है किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो ये एग्जांपल हो गया गैस इन सॉलिड का, सॉलिड सॉल्यूशन का। अब अगला एग्जांपल, लिक्विड इन सॉल्यूशन का। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब लिक्विड में सॉलिड को, सॉलिड में क्या घोल दो भैया आप? सॉलिड में आप घोल दो लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड घोल दो। मतलब जैसे कि मैं कहूँ, अमलगम ऑफ मरकरी और सोडियम। सोडियम जो मेटल है ये किस फेज में मिलेगा? सॉलिड फेज में मिलेगा। और मरकरी किस में मिलेगा? ये लिक्विड फेज में मिलेगा, रूम टेम्परेचर पर। तो ज़्यादा कौन होना चाहिए? सोडियम मेटल, और कम कौन होना चाहिए? पारा या मरकरी। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है अमलगम कहलाता है। मेटल का और पारे का मिक्सचर अमलगम कहलाता है। तो अमलगम ऑफ मरकरी और सोडियम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन का। इसी तरह तीसरा टाइप है हमारा सॉलिड इन सॉलिड का, बहुत आसान है। जैसे कि आपने ज्वेलरी देखी होगी, कोई सी भी ज्वेलरी देख लो, जैसे कि मान लो चेन हो गई, गोल्ड चेन हो गई, सही है। तो गोल्ड चेन के अंदर आप देखो क्या होगा, गोल्ड चेन में मेनली एक तो गोल्ड का पार्टिकल होगा, एक कॉपर हो सकता है, या सिल्वर हो सकता है। तो गोल्ड तो होगा ही। अगर मान लो ये 92 कैरेट है, 92% 22 कैरेट है, तो 22 कैरेट का मतलब क्या होगा? AU जो सोने के पार्टिकल हैं वो कितने? 92% है टोटल के, टोटल मास के। और बाकी के जो अदर मेटल्स मिले हुए हैं जो सॉलिड में हैं वो कितने हैं परसेंट है? 8% है। ये क्यों मिलाते हैं? ये मिलाते हैं हम उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो सॉलिड जैसे सोना हो गया, सोने को पिघलाओ और चांदी को पिघलाओ, इन दोनों को पिघलाओ और पिघला के मिला दो, तो जो बनेगी चेन सी वो कैसी होगी? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगी। जब सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगी तो क्या सोने की चेन
कहीं से भी देख लो, क्या यूनिफॉर्म ही तो दिखती है? हाँ, जैसा कलर यहाँ वैसा कलर यहाँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से सेम तरह दिखती है, यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है। तो मैं कह सकता हूँ सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड या सिल्वर डिजॉल्व इन गोल्ड। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास परसेंट से अपनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाने के तरीके सीखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं ताकि आपको पढ़ने में बोरियत ना हो और हमारा लगातार काम चलता रहे। मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक लेक्चर अपलोड करूँ आपके लिए। थैंक यू। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।